मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। अब उठोगी भी कि टुकुर टुकुर देखती रहोगी? शालिनी ने उठकर दरवाजा बंद कर लिया। इस तरह के अपमान के घुट पीने की उसे एक आदत सी हो गई थी। अब ठीक 10 मिनट बाद सामने वाले घर से शिखा जी निकली। उन्हें निकलते देखने से शालिनी खुद को रोक नहीं पाती थी। शालिनी ने खिड़की के पर्दे को जरा सा सरकाया और आंखें सामने वाले घर पे जैसे टिक गई। कॉटन की सुंदर सी साड़ी, सौम्य मेकअप और कंधे पर पर्स टांगी एक महिला, तो तुरंत ही शालिनी कमर में खोसे अपने साड़ी के पल्लू से खुद के चेहरे का पसीना रगड़ रगड़ कर पोंछती। लगता है ये लोग कॉलोनी में नए आए हैं। उस दिन परिचय के लिए घर आए थे। शालिनी बड़ी असहज हो गई थी। मैं शिखा गुप्ता, उस महिला ने शिष्टता से उसे नमस्कार करते हुए पूछा। आपका नाम? जी, मैं शालिनी शर्मा। शालिनी ने अचकचाकर जवाब दिया। बुद्धू, बेवकूफ, गवार, मूर्ख। घर में रोज सुने जाने वाले विभिन्न नामों के कारण वह अपना असली नाम जैसे भूल सी गई थी। शिखा जी ने कहा, क्या मैं तुम्हें सालू कहकर बुला सकती हूँ? तुम्हें मंजूर है? जी। शालिनी बुरी तरह हकला गई। इतने स्नेह से उसे कभी किसी ने बुलाया हो उसे याद नहीं पड़ता। वह अपलक उसे यूं ताकती रह गई जैसे उस जैसी अयोग्य महिला पर किसी ने आश्चर्यजनक रूप से कृपा दान किया हो। शिखा जी हंसमुख और मिलनसार थी, पर व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर शालिनी को उनसे दूर कर देता। परिचय यहीं तक सीमित रह गया। शाम को वही काम, योगेश जी का ऑफिस से आना, शालिनी द्वारा चाय नाश्ता पेश किया जाना, पति का उसमें ढेरों नुक्स निकालना, शालिनी के गंवार पहनावे पर उसे ढेरों ताने मारना और शालिनी का चुपचाप गर्दन झुकाकर सब कुछ सुन लेना और फिर खुद को कोसना, फिर खाना बनाना और जानलेवा रात। शालिनी को परे धकेल दिया जाता, जिस तरह डिस्पोजेबल कप को इस्तेमाल के बाद तोड़ मरोड़ कर फेंका जाता है। शरीर का पोर पोर टीसने लगता, पर विरोध करना जैसे उसने सीखा ही नहीं था। जब से ब्याह कर इस घर में आई, अपने लिए सिर्फ यही सुनती रही। मुंह में जबान ही नहीं है, बिल्कुल गऊ है। एक आदर्श बहू के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की शालिनी को अपने भाई बहनों से बातें करना और समझाना तो अच्छी तरह से आता था, पर माता पिता ने उसे बुजुर्गों के सामने कम बोलने के संस्कार दिए थे, जिन्हें वे अच्छी तरह निभा रही थी। सास की दुलारी बहू पति के आंखों को जरा भी नहीं भाती थी। उसकी एक एक बात उन्हें काट खाने दौड़ती। उसके तो गुण भी उसे अवगुण नजर आते। बढ़ती उम्र की बेटियों ने भी माँ को कभी सम्मान नहीं दिया। उनकी और योगेश की खूब बनती थी। उन तीनों में वह कभी शामिल होने की कोशिश करती तो उसे चावल में कंकड़ सा निकाल कर अलग कर दिया जाता। अब ऐसी भी गई गुजरी नहीं थी। वो बीए पास थी, परंतु इन लोगों की चाकरी करते करते वो कहीं की नहीं रही। समाचार कान पर पड़ते हैं, सुनती भी है। इतनी अज्ञानी भी नहीं थी कि समझ भी ना पाती, बस चर्चा नहीं कर पाती थी। अपने विचारों को प्रकट करना वह भूल ही गई थी। बरसों पहले उसकी जुबान बंद कर दी गई थी, तो खुलती कैसे? सालों पहले की बात है। उसकी शादी को अभी 3-4 दिन ही हुए थे। पति के मित्र ने उन दोनों को खाने पर बुलाया। कुछ और दंपत्ति भी आमंत्रित थे। घर के बुजुर्गों से दूर हम उम्र लोगों में उसे बड़ा खुला खुला सा लग रहा था। तरह तरह के विषयों पर चर्चा चल रही थी। वह अधिकार से भाग ले रही थी, अच्छी तरह स्वयं को प्रस्तुत कर रही थी। हंसी मजाक बातचीत में खाना कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। बड़े भाग्यशाली हो यार, बड़ी बुद्धिमती पत्नी मिली है तुम्हें, एक मित्र ने कहा। योगेश की पीठ पर धौल जमाते हुए दूसरे मित्र ने मजाक किया। बंदर के गले में मोतियों का माला। ठहाकों के बीच शालिनी ने देखा कि योगेश के चेहरे की रेखाएं खींचने लगी हैं। बगैर एक शब्द बोले वे दोनों घर आए। रात को अकेले में उन्होंने शालिनी को एक थप्पड़ मार दिया। बहुत खीखी कर रही थी वहां, एक से जी नहीं भरता। शालिनी को लगा जैसे उसकी कानों में किसी ने पिघला शीशा डाल दिया हो। उस रात का वह अपमान आज भी याद करती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पति का सारा क्रोध उस पर बिजली बनकर टूट पड़ा था। पति पत्नी के प्रणय की कोमल संवेदनाएं तार तार हो गई थी। एक सुंदर अनुभूति को अभिशाप के रूप में झेलने को वह विवश हो गई थी।
पलंग के कोने में सिमटी सी शालिनी देर तक सिसकती रही। योगेश कब के सो चुके थे। जुबान तब से लेकर आज तक खामोश ही है। संवेदनाओं ने बेहोश पड़े रहने में ही अपनी खैर समझी थी। उसने ज्यादा विचारों को मन में पालने के बजाय उसने उन्हें नियंत्रण के ताले में बंद कर दिया। क्या इतने बोझ तले जी सकता है एक इंसान? शायद इसलिए वह एक चेतनाहीन जिंदगी जी रही थी। अपना अस्तित्व धीरे धीरे इसी रूप में उसने स्वीकार कर लिया। सिर्फ एक ही क्षण उसने स्थिर जीवन में हलचल मचा देता था। सामने से निकलने वाली शिखा जी का दर्शन, ऊर्जा से भरपूर, आनंद से भरी, कल्पना से परे वह नारी का व्यक्तित्व, आज वह उसी के घर की ओर आ रही थी। नमस्ते। वह शिखा जी के नमस्ते का जवाब देते हुए सकुचाकर बोली, आप तो बड़ी हैं, नमस्ते करके शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सालों ही कहूंगी, जैसा हमने उस दिन तय किया था। वह हंसकर बोली, क्या तुम कभी घर से बाहर नहीं निकलती? जरूरत ही नहीं पड़ती। सामान मेरे पति ला देते हैं। घर में काम भी बहुत हो जाता है। काम का तो बहाना होता है हम औरतों का। दरअसल हम घर के बाहर निकलना नहीं चाहती। देखो, तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी हो गई, अब तुम्हारी घरेलू जिम्मेदारियां खत्म हो गई, लेकिन समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है या नहीं? शालिनी क्या कहती? उस प्रतिभावान गरिमापूर्ण व्यक्तित्व की धनी महिला से उसकी क्या बराबरी? पति के अनुसार तो वह पढ़ले दर्जे की बेवकूफ है, जिसने घरेलू जिम्मेदारी भी अच्छी तरह नहीं निभाई। लेकिन वह करती भी क्या? अपने घर की ना सही, अपनी रसोई की भी वह रानी होती तो एक बात थी, पर योगेश वहां भी चले आते थे तो समाज सेवा कहाँ से होती? घर को अपना नहीं बना सकी, समाज को कैसे बनाती? शिखा जी के प्रस्ताव पर शालिनी मौन ही रही। ताज्जुब था, ऐसी महिला उसके जैसी निहायत घरेलू किस्म की महिला के साथ एक तरफा संबंध बनाए हुई थी। उस रात बरसों बाद शालिनी ने कोई सपना देखा। उसने देखा शिखा जी उसका हाथ पकड़ी सैर करा रही थी। वह मुक्त थी। सिर पर हमेशा लदा रहने वाला हिंता का बोझ न जाने कहाँ गायब हो गया था। अगले दिन सुबह गलती से उसने चाय में शक्कर ज्यादा डाल दी। योगेश जी ने हमेशा की तरह उसे बहुत सुनाई, जाहिल कहीं की, चाय है या चाशनी? आज उनकी गाली को वह हमेशा की तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसके मन में चिंगारी उठती हुई उसने साफ महसूस की, शिखा जी ने उसमें ये कैसा परिवर्तन ला दिया है। जिस मन को मृत समझकर उस पर टनों मिट्टी डाल चुकी थी, उसमें न जाने कैसी जीवन की धड़कन सुनाई दे रही थी। उस दिन योगेश घर लौटे तो बड़े चिंतित दिखाई दे रहे थे। शालिनी ने पूछा, क्या हुआ जी? उसने चाय का प्याला उन्हें पकड़ाते हुए विनम्रता से पूछा, मुझे ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है। 2 महीने की ट्रेनिंग है। अब तुम बिल्कुल अकेली यहाँ कैसे रहोगी? शालिनी खुद भी फिक्रमंद हो गई। कभी भी अकेली नहीं रही थी वह। तुम ठहरी पढ़ले दर्जे की बेवकूफ। लापरवाही तुम्हारी नस नस में भरी हुई है। लौटूंगा तो पता नहीं मुझे घर दिखेगा या खंडहर। शालिनी क्या जवाब देती? इसका जवाब तो वह खुद भी नहीं जानती थी। और हाँ, बाहर के कामों के लिए 1-2 दोस्तों को बोल दूंगा, वे लोग कर देंगे। ठेले वाले से सब्जी ले लेना, पर हिसाब ठीक तरह करना, वरना पकड़ा दोगी उसे 100 का नोट और वापस लेना भूल जाओगी। बस जी करती रही शालिनी। भीतर ही भीतर वह भी चिंतित हो गई थी। योगेश के जाने के बाद शिखा जी ने उसे हिम्मत बंधाई, फिर उसे डांटकर बोली, तुम अपना इतना अपमान क्यों सहन करती हो? पत्नी पति को सम्मान देती है तो पति का भी फर्ज है कि अपनी पत्नी को सम्मान दे। पत्नी को सम्मान, ये कैसी हैरत अंगेज बात थी। क्या आपके पति आपसे दबते हैं? शालिनी शिखा जी से एक अटपटा सा प्रश्न पूछ बैठी। पागल हो गई हो? हम पति पत्नी हैं, एक गृहस्थी के बराबर के साझेदार हैं, एक दूसरे के गुलाम नहीं। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक, साथी, मित्र, सहयोगी, ये कैसे अनोखे शब्द हैं। वह तो सिर्फ इतना जानती है कि पति स्वामी है तो पत्नी दासी, पति पालन करता है तो पत्नी पालित, पति आश्रयदाता है तो पत्नी आश्रित, पति जीवन रस से भरपूर वृक्ष है तो पत्नी अमर बेल। शिखा जी हंसकर उसे उल्हाना देती। बरसों से घर ही घर में रहकर तुम्हारा दिमाग जंग खा गया है। तुम भूल गई हो कि तुम पढ़ी लिखी हो, सिलाई बुनाई में माहिर हो। ये गुण
कोई कम तो नहीं? कल से तुम मेरे साथ चलोगी। कहाँ? हाफ वे होम, जहाँ मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं को रखा जाता है। ऐसी महिलाएं जिन्हें उनके परिजन ठीक होने पर भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन मैं क्या करूंगी वहां जाकर? तुम उनसे बातें करके उन्हें उनकी अंतर्वेदना से मुक्त करोगी, उन्हें एहसास दिलाओगी कि वे अकेली नहीं हैं, अपना हुनर सिखाओगी। अब साथ के अंधे कुएं से उन्हें बाहर निकालने की हर संभव कोशिश करोगी। लेकिन मुझे तो ये सब नहीं आता, ये तुम्हारा वहम है। तुमने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में विस्तार से बताया, तभी तो मुझे पता चला। मुझसे नहीं होगा। वह नाना करती रही और शिखाजी कब खींचकर उसे ले गई, उसे स्वयं पता नहीं चला। वहां जाकर उसे पता चला कि वह कुछ लोगों के मुकाबले कितनी अच्छी स्थिति में थी। वे औरतें जो जीती जागती लाशें थी, निराशा और अवसाद के दलदल में प्रायः डूब ही चुकी थी। तिरस्कृत, बलात्कृत, अवहेलित, बहिष्कृत नारी प्रतिमाएं, संवेदनाशील अनुभूति शून्य। उन्हें हमारे सहारे की आवश्यकता थी। अकल्पनीय भीषण हादसों का सामना करके पत्थर हो गई थी वे। उन्हें देखकर शालिनी जैसे 28 बरस की नींद से जाग उठी। उसे महसूस हुआ कि वह ये काम कर सकती है, क्योंकि उनके दुखों की भाषा उसके लिए भी अजनबी नहीं थी। जख्म उनके जैसे गहरे नहीं तो क्या, कांटों की वेदना तो उसने भी अनुभव की है। उसके सांत्वना देने के तरीके से शिखाजी भी अभिभूत हो गई। अब तो वह रोज ही शिखाजी के साथ हाफवे होम जाने लगी। शिखाजी ने शालिनी का रहन सहन भी बदल दिया। जमाने की रफ्तार को समझने का प्रयास करते करते वह उसी प्रवाह में आगे बढ़ चली थी। चेहरे के आहत उदास भाव कहीं तिरोहित हो गए थे। आजकल वह फोन पर योगेश से सधी हुई आवाज में बस इतना ही कहती, व्यर्थ की चिंता ना करे, अपनी और घर की सुरक्षा खुद करने में वह सक्षम है। घबराई हुई, अचकचाई हुई आवाज सुनने के आदि योगेश इस सधी हुई आवाज से भौचक्के रह जाते। इस दौरान गैस खत्म हुई। टेलीफोन, बिजली, पानी का बिल, इस तरह के बीसियों मौके आए जिनके लिए योगेश जी ने अपने खास दोस्तों को कह रखा था। लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई। शिखाजी के साथ जाकर वह स्वयं ही सारे काम कराई। उसने देखा व्यर्थ ही वह इन सब कामों को भारी समझती रही। कुछ भी कठिन नहीं था। शिखाजी कहती, इन मामूली से लगने वाले कामों को भी स्वयं करने से आत्मविश्वास पैदा होता है। उस दिन हाफवे होम से लौटते हुए शालिनी का मन बेहद उदास था। बार बार आंखों के सामने उस 15 साल की मासूम बच्ची का चेहरा घूम जाता था। वह अपने नजदीकी रिश्तेदार की हवस का शिकार हुई थी। अनचाहे गर्भ को ढोती वह लड़की अपने ही माता पिता द्वारा ठुकराई गई थी। उसका कोई दोष न होते हुए भी उसे सजा दी गई थी। कसूरवार ने उसके माँ बाप को अपने दुष्कर्म की मामूली कीमत चुका दी थी। क्या इन औरतों का समाज भी वापस लौटना संभव है? हमारी कोशिशों का सुखद परिणाम निकलेगा या नहीं? शालिनी को चिंता थी। हाँ सालू, तुम्हें देखकर मैं विश्वास पूर्वक कह सकती हूँ कि अपने अतीत की जातियां भूलकर वर्तमान के वेदना से उभरकर मुनासिब भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। शिखाजी कुछ क्षण खामोश रही, फिर भावुक होकर गंभीरता पूर्वक बोली, समय कितना भी बदल गया हो, पर आज भी ये औरतें साफ भोग रही हैं। ये अपनों द्वारा छली गई हैं। इनका आत्मसम्मान आहत हो चुका है। इनकी अस्मिता को पैरों तले कुचला गया है। रामचंद्र जी ने अहिल्या को घोर अवसाद से उबारा। हमें भी वही आदर्श अपने सामने रखना है। समाज से बहिष्कृत जड़ हो चुकी इन औरतों में चेतना जगानी है। शिखाजी, आप सब कुछ कर सकती हैं। आपसे मिलने के पहले मेरी जिंदगी में भी कुछ नहीं था। अपने इर्द गिर्द छाई धुंध को मैं अपनी जिंदगी का सच समझ बैठी थी। धुंध के पार का उजाला मेरी दृष्टि से दूर था और आज भी तुम वही हो। मैंने सिर्फ तुमसे तुम्हारा परिचय कराया है। योगेश जी के विशेषणों को तुम सच समझ बैठी थी। लेकिन सालू, व्यक्ति जब स्वयं प्रयत्न करता है तभी अपने अंधेरों से मुक्त हो पाता है। दूसरे उसे सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन हिम्मत उसे स्वयं जुटानी पड़ती है। मध्यम वर्गीय परिवारों में कई बार अहंकारी पुरुष अपनी पत्नी के व्यक्तित्व को बौना बनाने में ही अपना पुरुषार्थ समझते हैं।
तुम ही सोचो, समाज का आधा हिस्सा ही यदि चेतना शून्य होगा तो उसके ऊंचा उठने की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। शिखा जी के बातों में जीवन की सच्चाई थी। 2 महीने बाद योगेश घर लौटे तो अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। कहाँ गए वे लाचारी के भाव। उनके सामने एक तेजस्वी नारी खड़ी थी, सलीकेदार पहनावा और चेहरे पे गर्व की मुस्कुराहट। यह तो उनकी पत्नी नहीं है। आप जल्दी से नहा धो लें, खाना तैयार है। 1 बजे मुझे किसी काम से बाहर जाना है। शालिनी की इस अदा पर योगेश स्तब्ध होकर उसे देखते ही रह गए। उससे कुछ पूछने का भी साहस उनसे न हुआ। पागल, बेवकूफ, जाहिल, मूर्ख आदि उनकी जीभ पर आने के लिए मचलने वाले शब्द पता नहीं आज कहाँ चले गए थे। योगेश को अपनी पत्नी के लिए आज वो शब्द खोजने पर भी नहीं मिल रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।